देखो आज जो टॉपिक पढ़ना है वो अपन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। कि सर आज जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो कौन सा टॉपिक पढ़ना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बेटा देखो, क्लास 11th में जो हमने अकाउंटिंग पढ़ी थी, क्लास 11th में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप को लेके, ठीक है। कि सर सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने क्या देखा था? सबसे पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। बिल्कुल। अब देखो यहाँ जो है बेटा पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप के अंदर वही सबसे पहले हम बनाएंगे जर्नल। क्या बनाएंगे? सबसे पहले जर्नल, फिर क्या बनाएंगे? लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ठीक है। कि सर जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद वही ट्रेडिंग अकाउंट, और फिर बनेगा पी एंड एल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो बनेगा बेटा वो बनेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। कि सर वहाँ पी एंड एल के बाद सीधी क्या बन रही थी? बैलेंस शीट बन रही थी ना। यहाँ जो पी एंड एल के बाद बनेगा वो बनेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, और इसके बाद जो बनेगी बेटा वो बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपका, ठीक है। और इसके बाद जो बनेगी वो बनेगी बैलेंस शीट, ठीक है। तो दोनों में क्या फ़र्क है? कि सर वहाँ पी एंड एल के बाद सीधा बैलेंस शीट बन रही थी, यहाँ पी एंड एल के बाद पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बन रहा है और फिर क्या बन रही है सर? बैलेंस शीट। अब बात आती है सर ऐसा क्यों? देखो बेटा एक चीज़ बता दें कि सर यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक पर्सन था, एक ही बंदा था, तो क्या प्रॉफिट को बांटने की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर। अरे सोल प्रोप्राइटरशिप तो सर एक ही बंदा चलाता है ना, तो वहाँ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सर यहाँ पे पार्टनरशिप में कम से कम 2 बंदे, मैक्सिमम 50 है, तो यहाँ सर पार्टनरशिप के केस में आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए हम जो अकाउंट बनाएंगे वो अकाउंट है हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। कौन सा अकाउंट है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्यों बना? टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर, ठीक है। कि सर पार्टनर्स के बीच में आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हो, बट ये जो प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, ये करोगे इन ए सिस्टमेटिक मैनर, इन ए सिस्टमेटिक मैनर। अब ये सिस्टमेटिक मैनर का क्या मतलब है? कि सर आप अपने प्रॉफिट में से कुछ आप पार्टनर्स को सैलरी के रूप में दे रहे हो, कुछ आप बोनस के रूप में दे रहे हो, कुछ आप कमीशन के रूप में दे रहे हो। बात समझ में आई ना? ठीक है ना। तो ये जो, और फिर उसके बाद सब कुछ देने के बाद, आईओसी देने के बाद, आईओडी लेने के बाद पार्टनर से जो सब कुछ देने और लेने के बाद जो बचेगा उसको कहते हैं अपन डिविजेबल प्रॉफिट। क्या कहते हैं? और उस प्रॉफिट को आप अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ऐसे होता है। तो ये होता है सर सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना थोड़ा सा इसमें, कि सर एक्चुअल में हमने क्लास 11th में बनाया था एक पी एंड एल अकाउंट। क्या बनाया था? क्लास 11th में क्या बनाया था? पी एंड एल अकाउंट बनाया था। और एक अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, पता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। अब सर इन दोनों के थ्रू मैं क्या समझाना चाहता हूं सर? 2 वर्ड, एक तो है चार्ज और एक क्या है? एप्रोप्रिएशन। एक वर्ड क्या है बेटा? चार्ज, और एक वर्ड क्या है? एप्रोप्रिएशन। देखो ये जो पी एंड एल है ना सर,
इसमें जितने भी आइटम्स होते हैं सब चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? और ये जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है तो सर नाम में ही लिखा हुआ है, इसमें जितने भी आइटम्स आएंगे सारे के सारे क्या आएंगे? क्या होंगे? एप्रोप्रिएट होंगे या उनका एप्रोप्रिएशन होएगा। अब बात ये आती है सर चार्ज और एप्रोप्रिएशन में फ़र्क क्या है? हमेशा ध्यान रखना कि सर चार्ज की वजह से आपका प्रॉफिट कम होता है, चार्ज की वजह से आपका प्रॉफिट कम होता है, बट एप्रोप्रिएशन की वजह से आपका प्रॉफिट कम नहीं होता, बस डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग फॉर्म्स में। क्या बोला मैंने? एप्रोप्रिएशन की वजह से हम प्रॉफिट को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग फॉर्म में। तो एप्रोप्रिएशन है सर, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या बताया था मैंने? डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्लियर हो गया? अब सर देखो एक चीज का और ध्यान रखना बेटा कि सर चार्ज से प्रॉफिट कम हुआ, चार्ज से प्रॉफिट क्या हुआ? कम हुआ। तो जितनी भी चीजें हैं सर जो चार्ज होगी तो ये जो नेट प्रॉफिट आएगा, ध्यान से सुनना, जितनी भी चीजें जो चार्ज हुई है, ठीक है, तो वो चार्ज कब हुई? ये नेट प्रॉफिट के आने से पहले ही तो हुई है। भाई आप क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, सबसे पहले इधर लिखते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखते हैं? जीपी लिखते हैं। फिर हम इधर कहते हैं कोई इनडायरेक्ट इनकम है तो वो इधर आ जाएगी, पता है ना। और आप इधर लिखते हो सर जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो इधर आ जाएंगे हमारे। आपको एक चीज़, आपने एक चीज़ नोट करी होगी सर कि सर हम P&L में जितने भी खर्चे डालेंगे, ये जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये सारे के सारे अदर देन पार्टनर रहेंगे, अदर देन पार्टनर। ये जितनी भी चीज़ें चार्ज होगी ना सर, ये पार्टनर्स के अलावा वाले खर्चे हैं जिनकी बात हो रही है। पार्टनर का कोई खर्चा इसमें नहीं है, क्योंकि पार्टनर के जितने भी खर्चे हैं ना वो सब एप्रोप्रिएट होते हैं। क्या होते हैं? पार्टनर की सैलरी एप्रोप्रिएशन, पार्टनर का कमीशन एप्रोप्रिएशन, पार्टनर को बोनस दे रहे हो एप्रोप्रिएशन। बात समझ में आई ना? तो पार्टनर से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे? एप्रोप्रिएशन में आएंगे। और पार्टनर को छोड़ के जितने भी खर्चे हैं, अदर देन पार्टनर जितने भी खर्चे हैं, सारे के सारे क्या होंगे? चार्ज। और जितनी भी चीज़ें चार्ज होगी वो कहाँ जाएगी? P&L में। जितनी भी चीज़ें चार्ज होगी वो कहाँ जाएगी? P&L में। ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? आ गया समझ में? ठीक है। और जितनी भी चीज़ें एप्रोप्रिएट होगी वो कहाँ जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन में। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब बेटा थोड़ा और समझना इसको। सर कुछ आइटम्स हैं, है ना, जिनको हमने थोड़ा सा स्पेसिफाई करना है कि सर ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट है सर मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन। अब बताओ मुझे, मैनेजर हमारा पार्टनर है क्या? तो मैनेजर पार्टनर नहीं है, दैट मीन्स अदर देन पार्टनर है। तो मैनेजर का कमीशन जो हमारे लिए खर्चा है वो चार्ज होगा या एप्रोप्रिएशन होगा? चार्ज होगा, क्योंकि सर ये पार्टनर का खर्चा नहीं है, ये पार्टनर के अलावा खर्चा है। तो मैनेजर का कमीशन हो गया या एम्प्लॉय का खर्चा हो गया, ये बेटा क्या है हमारे लिए? चार्ज है। ये क्लियर हो गया? ये क्या है हमारे लिए? चार्ज। सर सेकंड आपका है सर रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर। अब देखो सर पार्टनर को हम रेंट दे रहे हैं, तो हालांकि एक्सपेंस तो पार्टनर से रिलेट कर रहा है, लेकिन बेटा एक चीज़ देखो, अगर हम पार्टनर की बिल्डिंग यूज़ नहीं करते तो किसी और की बिल्डिंग यूज़ करते, किराया तो हमको वहाँ पे भी देना पड़ता ना, किराया तो हमको वहाँ पे भी देना पड़ता। पॉइंट समझ में आया नहीं आया? ठीक है। तो बेटा एक चीज़ देखो सर कि ये जो रेंट टू पार्टनर है ये तो आपको देना ही पड़ेगा, कि अगर आप आउटसाइडर की बिल्डिंग यूज़ करते तो भी देना पड़ता। तो सर इसको भी हम चार्ज में रखेंगे। किस में रखेंगे? चार्ज की कैटेगरी में। ये कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है। तो एक चीज़ बताओ, पार्टनर को जो रेंट दोगे वो किस में आएगा? P&L या P&L एप्रोप्रिएशन? P&L अकाउंट, क्योंकि चार्ज हो रहा है। और आप एक चीज़ नोट करो, जितनी भी चीज़ें चार्ज हो रही है ना वो आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे आपको प्रॉफिट में लॉस हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो। जैसे मान लो किसी एम्प्लॉय को हम सैलरी दे रहे हैं, किसी एम्प्लॉय को हम सैलरी दे रहे हैं, एक चीज़ बताओ, हमें लॉस है तो क्या एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी सर, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे बिजनेस में कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं, आपको तो एम्प्लॉय को सैलरी देनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो चार्ज है। लेकिन मान लो सर पार्टनर सैलरी, तो हमने पढ़ा हुआ है इन केस ऑफ लॉस हम IOC नहीं देते,
हम सैलरी नहीं देते, हम बोनस नहीं देते, हम कमीशन नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो एक एप्रोप्रिएशन है। क्या है? एप्रोप्रिएशन। अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो जब एप्रोप्रिएट होगा तो उस केस में हमारा प्रॉफिट कम नहीं होता है, हमारा प्रॉफिट क्या होता है? केवल डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन चार्ज के केस में हमारा प्रॉफिट कम ही होगा, फिक्स है। ये तो आपको देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो बिजनेस। अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक तीसरा ऐसे ही आता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, ये भी एक चार्ज है कि सर आप पार्टनर से लोन नहीं लेते, किसी और आउटसाइडर से लेते, तो ब्याज तो उसको भी देना पड़ता है, इंटरेस्ट तो उसको भी देना पड़ता है। तो ये भी आपके लिए किसकी कैटेगरी में आ गया? चार्ज की कैटेगरी में आ गया। अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? उसके अलावा और देखो, उसके अलावा एक है ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व, जनरल रिजर्व वगैरह में हम ट्रांसफर करते हैं ना, तो पता है ना ये तो क्या है? एप्रोप्रिएशन है। क्या है ये? कौन से अकाउंट में जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अच्छा चलो एक और लेते हैं, ट्रांसफर टू प्रोविजन। ट्रांसफर टू, अच्छा क्लास 11th में प्रोविजन को कहाँ डालते थे? P&L अकाउंट में। क्यों? क्योंकि वो क्या है? एक चार्ज। क्या है? चार्ज। तो अगर प्रोविजन में कुछ भी ट्रांसफर करोगे तो वो क्या होगा? चार्ज होगा। रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर करोगे तो वो क्या होगा? एप्रोप्रिएशन होगा। अब एक चीज क्लियर हो गई होगी, जितनी भी चीजें चार्ज होगी वो कहाँ जाएगी? P&L में, और जितनी भी चीजें एप्रोप्रिएट होगी वो कहाँ जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएट केवल क्या होगा? सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस। पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस। अरे पॉइंट समझ में आया ही नहीं आया? ठीक है ना? अब जैसे रिजर्व है तो रिजर्व पे भी तो पार्टनर्स का ही हक होता है, इसलिए इसको एप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में रखा है। प्रोविजन है ना, तो प्रोविजन हम आउटसाइडर्स के लिए बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? लाइबिलिटीज के लिए बनाते हैं ना प्रोविजन। बात समझ में आई ना? तो सर ये एक चीज देखो, इसको हमने किसकी कैटेगरी में रखा है? चार्ज की कैटेगरी में रखा है। रिजर्व को हमने किस में रखा है? एप्रोप्रिएशन में। क्यों? क्योंकि मालिक से रिलेट कर रहा है सर, ओनर से, पार्टनर से। कल को मान लो रिजर्व किसी काम नहीं आया तो इसको अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट तो पार्टनर्स में करोगे ना। अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा इसमें आपको दो तीन चीजें तो क्लियर हो गई होगी कि सर P&L एप्रोप्रिएशन है, तो P&L एप्रोप्रिएशन हम क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। लेकिन जो प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो एक सिस्टमेटिक तरीके में करेंगे। क्लियर हुआ? सर चार्ज और एप्रोप्रिएशन में हमको फर्क पता चला। चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या फर्क होता है? चार्ज से हमेशा प्रॉफिट कम होगा, एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट कम नहीं होता, बस सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं बेटा, कौन कौन सी चीजें चार्ज हो सकती है, कौन कौन सी चीजें एप्रोप्रिएट हो सकती है। आपके एग्जाम में आती है, क्वेश्चंस में आपको ये वर्ड्स मिलेंगे। ये चीजें लिखवाई है ना मैंने, ये चीजें आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी। बात समझ में? तो आप समझ जाओगे ना चार्ज क्या है, एप्रोप्रिएशन क्या है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो बढ़िया, शाबाश। अब देखो फॉर्मेट की बात करें P&L एप्रोप्रिएशन के, तो P&L एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट की बात करें तो पता है ना, ये डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड में एक्सपेंस आते हैं। क्या आते हैं? ये एक्सपेंस ऑफ फर्म, फर्म के खर्चे आएंगे, लेकिन ध्यान रखना बट रिलेटेड टू पार्टनर। बट रिलेटेड टू, इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड खर्चे लिखेंगे, या कोई हम रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो लिखेंगे। बात समझ में आई क्या? सर इधर क्रेडिट साइड की बात करें तो इधर भी हम इनकम लिखेंगे। इनकम किसकी लिखेंगे सर? फर्म की, लेकिन ये भी रिलेट करेगी, बट रिलेटेड टू पार्टनर। ठीक है सर, पार्टनर से ही रिलेट करेगा। ये वाला क्लियर हो गया? पता है ना स्टार्टिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे बाई P&L, क्योंकि कारण क्या है? P&L का जो नेट प्रॉफिट है वो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा ना, तो बाई P&L लिखेंगे सबसे पहले, नेट प्रॉफिट। इसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू
पार्टनर्स वो इधर आ जाएंगे, इधर बाय इनकम, और कहाँ से हुई है ये, फ्रॉम पार्टनर, तो वो इधर आ जाएगी। क्लियर? ठीक है। इसके बाद क्या होगा सर, अगर कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हो आप, ट्रांसफ़र टू रिजर्व, है ना, अगर कुछ रिजर्व वगैरह में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो भी इधर आ जाएगा। अरे क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ठीक है। अब आपने क्या करना है सर, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल लगाना है। ठीक है। और पता है ना कि सर अगर डेबिट साइड ज़्यादा होता है क्रेडिट से तो लॉस है, एक्सपेंस अगर ज़्यादा है इनकम से, बात समझ में, और क्रेडिट साइड ज़्यादा है किससे, डेबिट साइड से, तो प्रॉफिट है, तो उसको हम पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और वैसे जनरली आपको बता दें, एप्रोप्रिएशन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स का होता है, किसका होता है, लॉसेस का कोई एप्रोप्रिएशन नहीं होता। लॉस अगर क्वेश्चन में दे भी रखा है तो उसको आप पी&एल अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पी&एल अकाउंट में। उसके लिए पी&एल एप्रोप्रिएशन आपको बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉस के केस में क्या सैलरी दोगे, बोनस दोगे, कमीशन दोगे, तो कहाँ हुआ सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन। इतना सा काम तो हम पी&एल अकाउंट में ही कर सकते हैं। बात समझ में आई क्या, कि पार्टनर ऐसे बोले कि साहब हमको लॉस हो गया, अब हम तो बहुत सिस्टमेटिकली इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अरे लॉस को बेयर करना है भाई, बुक तो इसको, लॉस हो गया, इसका कोई सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। तो पी&एल एप्रोप्रिएशन लॉस के केस में बनाना ही नहीं। हालांकि कुछ ऑथर्स कुछ बुक्स बनाती हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली सही नहीं। अरे समझ में आई है नहीं, केवल पी&एल एप्रोप्रिएशन किसके केस में बनेगा, प्रॉफिट के केस में। फॉर्मेट समझ में आया ही नहीं है? ठीक है। चलो, अब एक वर्ड आता है बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या आता है? ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना सर। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या है? तो डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब समझाता हूँ मैं। थोड़ा यहाँ अमाउंट लिख रहा हूँ। मान लो कि सर हमारा नेट प्रॉफिट था 100 रुपये। कितने रुपये था? 100 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट था। 20 रुपये का हमको इनकम हो गया पार्टनर से, जैसे आईओडी के रूप में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिल गया। सर पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस हो गए हमारे 60 के। रिजर्व में हमने 10 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, तो टोटल कितने थे यहाँ पे, 120 थे ना। 120 में से ये 60 प्लस 10 70 माइनस कर दो तो पीछे कितने बचेंगे, 50 बचेंगे ना। ये जो 50 रुपये ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये जो 50 रुपये ना, इसको हम कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। क्या कहेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। ये क्लियर हुआ है? तो डिविजिबल प्रॉफिट्स का मतलब समझ में आया ही नहीं है। एग्जाम में एमसीक्यू आ जाता है ना, कि पार्टनर्स में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो कौन सा प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट। बात समझ में आई ना? डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब समझ आ गया? ठीक है। अब देखो बेटा, ये तो हो गया सर आपका पी&एल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो आओ थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ा देते हैं बुक से। देखो ये रहा आपका पी&एल एप्रोप्रिएशन है। देखो क्या लिखा हुआ है पी&एल एप्रोप्रिएशन में, कि सर फर्म के जो ट्रांजैक्शन है ना, पार्टनरशिप फर्म के जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होते हैं डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। डबल एंट्री सिस्टम जो होता है ना, कि हर ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट को इफेक्ट करेगा। एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। ऐसा ही हम सोल प्रोप्राइटरशिप में करते थे। तो सर जैसा सोल प्रोप्राइटरशिप में हो रहा है वैसे ही सेम अकाउंटिंग हम यहाँ करते हैं। कि स्टार्ट कहाँ से होता है, जर्नल। पता है ना, छोटा बिजनेस है तो जर्नल बनाएगा, बड़ा बिजनेस है तो जर्नल की जगह क्या बनाएगा, सब्सिडियरी बुक्स बनाएगा। ठीक है। उसके बाद में पता है लेजर बनेगा, पी&एल बनेगा, पी&एल एप्रोप्रिएशन बनेगा पार्टनरशिप में, पता है ना, पी&एल के बाद फिर पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, फिर बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, तो ये सभी लिखा हुआ है बेटा इसमें, ये जो है इसमें कंप्लीट यही लिखा हुआ है। तो आगे देखो, इसमें जो थर्ड लाइन है क्या लिखा हुआ है, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर टू शो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड अदर एप्रोप्रिएशन। देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जो हमने पढ़ी है ना, उसके लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये अकाउंट क्यों बनाया जाता है। एक तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, साथ में जितने भी एप्रोप्रिएशन है पार्टनर्स के बीच में। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, मैंने क्या कहा था, सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। पॉइंट समझ में आया नहीं है? आगे देखो, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पी&एल अकाउंट। कि सर पी&एल एप्रोप्रिएशन क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटेंशन है किसका, पी&एल अकाउंट का। देखो पी&एल अकाउंट की तरह ही तो बन रहा है। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस और लॉसेस, क्रेडिट साइड में इनकम और प्रॉफिट्स।
ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, अब देखो कुछ जनरल एंट्रीज दे रखी है ना, तो जनरल एंट्रीज की तरफ ध्यान देंगे अपन। P&L अकाउंट से हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे किसमें? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो P&L अकाउंट को तो डेबिट कर देंगे ना सर, क्योंकि P&L अकाउंट का बैलेंस तो अब खत्म हो गया। जो नेट प्रॉफिट था वो ट्रांसफर कर दिया आपने किसमें? P&L एप्रोप्रिएशन में। और P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा तो P&L एप्रोप्रिएशन को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। P&L को डेबिट क्यों किया? क्योंकि सर प्रॉफिट खत्म हो गया है सर, क्योंकि आपने उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया है? P&L एप्रोप्रिएशन। अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फिर सेकंड, सर अगर कोई लॉस हो तो जनरली मैंने क्या कहा था, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ होता नहीं, बस एंट्री दे रखी है ना। अब इसके बाद में देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर रहे हो आप। देखो बेटा हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, हमने जो अकाउंटिंग करनी है यहाँ पे, ये ड्यू बेसिस पे हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। पार्टनरशिप की जितनी भी अकाउंटिंग है ना, तो देखो मैंने यहाँ दो एंट्रियाँ एक साथ लिख रखी है, एक तो पार्टनर्स कैपिटल की और एक फिर उसको क्लोज करने की। अब जैसे मैं तुमको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनना कि सर हम मान लो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेके बैठे हैं, ठीक है ना, कि सर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। जैसे मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो ये सैलरी वाला एग्जांपल लेते हैं, इससे तुमको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कि सर हम 11th क्लास में क्या पढ़ते थे? सैलरी पे करी, तो हम एंट्री करते थे सैलरी टू के, सैलरी टू, क्योंकि हम ये सैलरी पे कर रहे थे एम्प्लॉयज़ को। किसको पे कर रहे थे? तो एम्प्लॉयज़ को तो सैलरी पे करनी पड़ेगी ना सर। अरे पॉइंट समझ में आया नहीं है? फिर इस सैलरी को हम ट्रांसफर करते थे कहाँ पे? P&L अकाउंट में, ईयर एंड पे P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये दो एंट्री हम करते थे। अब एक्चुअली यहाँ क्या होगा, यहाँ हम सैलरी दे रहे हैं पार्टनर को। किसको दे रहे हैं? तो पार्टनर को सैलरी हम केस में पे नहीं करेंगे, बस उसकी कैपिटल या करंट बैलेंस में जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लो हमने एंट्री करी पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, हम पे नहीं कर रहे हैं। जैसे आज मैं हूँ, मेरा बिजनेस है, तो होने को तो एक चीज़ बताऊँ, मैं यहाँ नहीं पढ़ा हूँ, कहीं और पढ़ा हूँ, तो मुझे सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो उतनी ही सैलरी मैं यहाँ ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। लेकिन क्या एक्चुअल लाइफ में मैं खुद को ही सैलरी पे करूँगा मेरे बिजनेस से? ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन मैं एक जनरल एंट्री तो पास करूँगा ना, तो मैं क्या करूँगा, वो जो सैलरी बिजनेस से ले रहा हूँ वो मेरी तो इनकम है ना, और इनकम से कैपिटल का बैलेंस बढ़ता है, तो मैं उसको अपनी कैपिटल में प्लस कर दूंगा। तो एंट्री क्या हुई? सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। बात समझ में? और अभी हमने क्या पढ़ा? P&L की जगह हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन, तो P&L के आगे हम क्या लिख देंगे सर? P&L एप्रोप्रिएशन। तो अब इसको क्लोज करने की एंट्री क्या हुई? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। अब इन दोनों एंट्रियों को पढ़ो, क्या यही है क्या सर? देखो आप एक बार, पार्टनर्स सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल प्लेस करंट अकाउंट। पता है ना, फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट खुलते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो अभी तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी, या कमीशन है तो कमीशन, तो ये हमने इसको क्लोज करने की एंट्री कर रखी है। अरे एंट्री समझ में आई नहीं? पक्का? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब सेम ऐसे ही IOC की हो जाएगी कि सर मैं खुद को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ी दूंगा, तो मैं क्या करूँगा, उसको मेरी कैपिटल में ऐड कर दूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है ना, तो खर्चे को क्लोज करने के लिए किस में ट्रांसफर करोगे? पार्टनर से रिलेटेड खर्चा है, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा। कहाँ जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन में। तो अगली एंट्री हो गई देखो, P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे अकाउंटिंग समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पक्का? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, चलो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की देखो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मेरे लिए इनकम है। अब मान लो बिजनेस से मैंने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाल लिया, बिजनेस को इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, कैपिटल पे ले रहे हो तो IOD पे दो। अब ऐसे थोड़ी मैं एक्चुअल में केस दूंगा बिजनेस को कि मैं अपने बिजनेस को आके दे रहा हूँ, ले भैया 100 रुपये ब्याज के, ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना। तो इनकम है सर मेरे लिए, IOD क्रेडिट होगी, बिजनेस के लिए सॉरी, बिजनेस के लिए इनकम है ये, तो वो IOD को क्रेडिट करेगा क्योंकि इनकम है। लेकिन सर मैं उसको एक्चुअल में दूंगा नहीं, तो वो मेरी कैपिटल को कम कर देगा। किसको कम कर देगा? इससे। अरे पॉइंट समझ में आया नहीं आया? और फिर इसको क्लोज करने की एंट्री देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू P&L एप्रोप्रिएशन। आ गया होगा, ये तो इजी है ना, आ गया समझ में? हाँ भाई, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत इसमें? ठीक है। आप अगर रिजर्व से ट्रांसफर करोगे तो रिजर्व में ट्रांसफर करते हो तो पता है ना, वो P&L एप्रोप्रिएशन में आता है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व,
जनरल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। अभी पहले फॉर्मेट पढ़ाया था तब भी डेबिट साइड में तो लिखा था जनरल रिजर्व, ठीक है। और अब जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और लॉस के केस में मैंने वैसे पढ़ा रखा है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या करते हैं सर, P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते हैं, किसके केस में, लॉस के केस में। क्लियर? तो एक बार देखें आप लोग फटाफट से एंट्रीज। अभी क्लियर? अब देखो फॉर्मेट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन आपको दे रखा है, यही फॉर्मेट हमने डिस्कस करा था, ठीक है। अब देखो P&L और P&L एप्रोप्रिएशन में कुछ डिफरेंस पता है ना। P&L कब बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। कब बनता है, जबकि P&L एप्रोप्रिएशन किसके बाद बनता है बेटा, P&L अकाउंट के बाद, ठीक है ना। देखो P&L अकाउंट किसको डिस्क्लोज करता है, देखो स्टार्ट किसके साथ होता है, जीपी के साथ स्टार्ट होता है ना, जिसको कौन बताता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से निकल के आता था, ट्रेडिंग अकाउंट से तो निकल के आता था, तो P&L अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट से तो शुरू होता था, और ये कहाँ से शुरू होगा, P&L एप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट। कभी भी P&L अकाउंट का कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है, और इसका ओपनिंग बैलेंस हो भी सकता है और ना भी हो। उसके बाद में देखो कि सर ये अकाउंट किसके लिए बनाया जाता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए, और ये अकाउंट बनाया जाता है नेट प्रॉफिट को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। क्लियर? उसके अलावा सर एक्सपेंस डेबिट होते हैं, तो इधर भी आइटम्स डेबिट होते हैं, लेकिन वो डेबिट को हम, वो जो डेबिट हो रहे हैं उसको हम एक्सपेंस ना बोल के क्या बोलेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पार्टनर की सैलरी हमारे लिए खर्चा नहीं है, एप्रोप्रिएशन क्या है, क्योंकि हम उसको पे करने के लिए लाइबल नहीं है। भाई साहब कोई चीज़ एक्सपेंस होती है ना, तो उसको पे करने के लिए हम लाइबल होते हैं, तुम्हें देना ही पड़ेगा सर। जैसे मान लो आज मैं किसी एम्प्लॉय को सैलरी दूँ, या कोई एम्प्लॉय मेरे यहाँ काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है कि नहीं है। अगर उसने काम किया है तो मुझे उसको सैलरी देनी ही पड़ेगी, लेकिन मैं खुद को सैलरी दूँ ये जरूरी नहीं, मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं दे सकता हूँ, नहीं तो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। P&L में कौन सा कंसेप्ट फॉलो करा जाता है, मैचिंग प्रिंसिपल। यहाँ कोई मैचिंग प्रिंसिपल देखने की जरूरत नहीं, यहाँ तुम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, रेवेन्यू को एक्सपेंस के साथ मैच करो, इस साल के रेवेन्यू को इसी साल के एक्सपेंस के साथ मैच करो। और आगे देखो P&L अकाउंट कोई पार्टनरशिप के एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं बनता है, लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन को बनाते टाइम हम पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखेंगे। क्लियर हुआ है नहीं, ये वाली बात समझ आ गई, पक्का, कोई दिक्कत, कोई समस्या?